एवरीवन, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। आप देख रहे हो सेकंड चैप्टर हिस्ट्री का 7th क्लास में। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है ये, जिसका नाम है द न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। न्यू किंग्स, नए राजा कैसे बने, उनके राज्य कैसे बने। ठीक है, ये समझना है आपने। मैनी न्यू डायनेस्टीज एमर्ज्ड आफ्टर द 7th सेंचुरी। 7th सेंचुरी के बाद बहुत सारी डायनेस्टी, बहुत सारे राज्य पैदा हुए। कैसे पैदा हुए ये हम यही समझेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आप और मैं खड़े हो जाएं और हाँ हम राजा हैं, ऐसे नहीं था। उसका एक प्रॉपर तरीका था, तब क्या था वो हम यहाँ पढ़ेंगे। अब देखिए, जो इस मानचित्र में आपको दिखाया गया है किस तरह से डायनेस्टीज़ ने कैसे वहाँ पे राज किया, कौन सी जगह पे, अब इसमें पूरा आपको दिखेगा। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं मिडल वाले में। इस जो चित्र में आपको दिख रहा है ना, जो भी, उसको आप अब से कोरिलेट करेंगे, आप देखेंगे कि कौन सी जगह पे क्या था। ठीक है, अब देखिए, जो मिडल वाला एरिया है यहाँ पे आपको दिख रहा है इंद्रप्रस्थ था। जैसे यहाँ पे चहमांस का राज था, यहाँ पे परमार्स का राज था, यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार का राज था, है ना, और यहाँ पे चंदेल का राज था, यहाँ पे फिर पाल्स का राज था, और यहाँ पे पहाड़पुर का राज था। ठीक है, पूर्व का भी मैंने बता दिया है। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे था राष्ट्रकूट का राज था। ये मतलब याद नहीं करना है आपने, सिर्फ आपने ये देखना है कि किस किस का राज कहाँ पे था, कौन कौन कहाँ पे मतलब अपनी राजनीति कर रहे थे, कहाँ पे अपना राज्य एंजॉय कर रहे थे, है ना। यहाँ पे चोलास का था, यहाँ पे चेर्स का था, यहाँ पर पांड्यास का था। मतलब एक आपको आइडिया हो गया कि कहाँ पर किसका ज़्यादा अस्तित्व रहा है। ठीक है, फिर हम आगे पढ़ते हैं इसमें कि एमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज़, किस तरह से न्यू डायनेस्टीज़ का एमरजेंस हुआ, नए राजवंशों का किस तरह से उदय हुआ था, कैसे राजवंश बने थे। बाय द 17th सेंचुरी देयर वर बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स इन डिफरेंट रीजन ऑफ द सब कंटिनेंट। देखिए, जो उपमहाद्वीप थे ना, वहाँ पे बड़े ज़्यादा भूमि के स्वामी थे, या फिर योद्धा सरदार थे जो अस्तित्व में आए। ठीक है, मतलब या तो आपके पास जमीन है, या फिर आप योद्धा सरदार रहे हो योद्धाओं के, तो आप लोगों को तो सब लोग जानेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, या आपके पास आप योद्धाओं के सरदार रहे हैं। तो ऐसे लोगों को राजा लोग भी पसंद करते थे, वो चाहते थे, उनको एक्नॉलेज करते थे, और वो उनको अपना सामंत बनाते थे। ठीक है, वो अपना उन्हें क्या कहते हैं, मातहत या सामंत, मतलब सबॉर्डिनेट्स या सामंत बनाते थे। वो उनसे उम्मीद करते थे, दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स टू देयर किंग्स एंड और ओवरलॉर्ड्स। ठीक है, वो चाहते थे कि वो अपने राजा के लिए गिफ्ट लेकर आए। ठीक है, क्योंकि राजा सोचते थे इनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, या फिर योद्धाओं के सरदार ये रह चुके हैं, तो इनके पास बहुत पैसा होगा, बहुत सारे गिफ्ट लेके आएंगे। बी प्रेजेंटेड देयर कोर्ट्स, जो उनको उनके मतलब दरबार में लेकर हाजिरी लगाएं, एंड प्रोवाइड देम विद मिलिट्री सपोर्ट, और वो उनको मिलिट्री सपोर्ट भी दें। तो देखो कितनी ज़्यादा उम्मीदें थी। अब कई बार ऐसा होता था कि आगे की चीज़ को हम जो इस पैराग्राफ में आगे लिखा हुआ है ना, उसको अभी समझ लेते हैं। जब ऐसा कभी होता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं, लेकिन राजा चाहता है कि आप उसके लिए गिफ्ट लेकर जाएं, राजा चाहता है कि आप उसको मिलिट्री सपोर्ट दें, राजा चाहता है कि आप उसके हाजिरी लगाएं दरबार में, और आपके अंदर इतना एटीट्यूड है, आपके अंदर इतनी पावर है, आपके पास सपोर्ट है, सब कुछ है, तो आप क्यों करेंगे ऐसी गुलामी? आप मना कर देंगे कि मुझे नहीं करना है, और आप उस राजा को मना करने के बाद कुछ ऐसा करेंगे कि बहुत सारे सब मतलब मिलिट्री पावर होगी आपके पास, और पैसा भी बहुत होगा। तो राजा को क्या करना पड़ेगा? हार खानी पड़ेगी, मार खानी पड़ेगी, मतलब किसी एरिया को छोड़ना पड़ेगा आपके डर से। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि राजा हर किसी से पंगा लेते फिरेगा। तो अब उस केस में क्या होता है कि राजा क्या करते हैं, कुछ भी नहीं कहते वहाँ पे, वो एरिया को बिल्कुल छोड़ ही देते हैं। तो क्योंकि उनके पास बहुत सारे और भी बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, चलो छोटे से इलाके में आप राजा बन लो। तो इस तरह से राज्य जो थे, जो उनका राजवंश जो थे, उनका उदय हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं। कई बार ऐसा होता था कि वो ऑब्जेक्शन लगाने से पहले, मतलब जो लोग ऐसे थे ना, वो अपने आप को मतलब क्या बताते थे, अपने आप को महासामंत भी बताते थे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम महासामंत हैं, मतलब सामंत से भी ऊपर है। एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें किसी ने मना कर दिया था। कौन थे वो लोग? वन सच इंसिडेंट वाज दैट ऑफ द राष्ट्रकूट इन डेक्कन। डेक्कन एक जगह है, वहाँ पे राष्ट्रकूटों का एक उदाहरण है। तो क्या हुआ था कि शुरुआत में कर्नाटक में चालुक्य राजाओं का अधीन था। ठीक है, कर्नाटक मतलब ऐसे समझ लो, कर्नाटक में दक्कन एक जगह है, वहाँ पे कौन से राजा थे? चालुक्य राजा थे। अब क्या हुआ कि 8वीं सदी में राष्ट्रकूट के जो प्रधान थे ना, दंती दुर्ग, उन्होंने चालुक्य स्वामी की अधीनता को इनकार
कर दिया, मतलब उनको मना कर दिया। इनिशियली दे वर सबऑर्डिनेट्स ऑफ द चालुक्यास। तो आप चालुक्यास को याद रखेंगे, ये क्या थे, ये किंग थे। इसको मैं स्टार कर देती हूँ। तो 8वीं शताब्दी के बीच में दंती दुर्ग ने क्या कहा कि मना कर दिया कि भाई मैं आपका गुलाम नहीं हूँ। अब क्या किया उन्होंने, इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने एक रिचुअल किया, ठीक है, एक अनुष्ठान किया जिसका नाम था हिरण्यगर्भ, जिसका मतलब है गोल्डन वोम, सोने का गर्भ, ठीक है। तो ये रिचुअल जिसने भी परफॉर्म किया ना, वो ज़्यादातर ब्राह्मण थे, और अगर कोई ब्राह्मण नहीं था तो भी उसको क्या हुआ, जो जन्म से ब्राह्मण ना था फिर भी उसने अगर वो रिचुअल किया है तो उसको दोबारा से क्षत्रिय के रूप में क्षत्रियत्व को प्राप्त हुआ, ठीक है। मतलब उन्होंने ऐसा वो कर दिया कि अगर आप ब्राह्मण नहीं हैं और फिर भी ये रिचुअल कर रहे हैं तो आपको क्षत्रिय माना जाएगा। तो इस तरह से क्या है, लोग आकर्षित होते हैं कि मैं भी क्षत्रिय हो जाऊं, मैं भी क्षत्रिय हो जाऊं, क्योंकि उस समय पे क्षत्रियों का बोलबाला था। समझ गए हो। तो इस तरह से क्या हुआ, दंती दुर्ग कौन था, राष्ट्रकूट का प्रधान था, और उन्होंने क्या है अपना अलग से अनुष्ठान करके अपनी पावर दिखा दी। अब हम आगे पढ़ने से पहले ना इस फिगर को एक बार अच्छे से देख लेते हैं। देखो, वॉल रिलीफ फ्रॉम द केव्स 15th एलोरा शोविंग विष्णु एज नरसिम्हा द मैन लायन। इट इज़ अ वर्क ऑफ राष्ट्रकूट पीरियड। ये राष्ट्रकूट काल की मतलब एक फोटो है जिसमें भगवान विष्णु थे ना, उनको नरसिंह मतलब पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया था, ठीक है, भगवान विष्णु को। अब पढ़ते हैं, ये हमने इंसिडेंट तो पढ़ लिया। In other cases, men from enterprising families used their military skill to carve out kingdom. अब कुछ ऐसी फैमिलीज़ थी, मतलब जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग थे, उन्होंने अपनी राजशाही दिखाने के लिए क्या किया, अपना मिलिट्री स्किल इस्तेमाल किया कि हम भी राजा हैं। जैसे कि ये यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, गुर्जर प्रतिहार थे और मयूर शर्मण थे और हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। उन्होंने ये काम किए थे, जिन्होंने मतलब अपना काम छोड़कर, जो उनका काम था उनको छोड़कर अपने शस्त्र अपना लिए थे। उनका ट्रेडिशनल प्रोफेशन उन्होंने छोड़ दिया था, गिव अप कर दिया था, एंड टू आर्म्स। उन्होंने अपने क्या किया, शस्त्र अपना लिए और कर्नाटक और राजस्थान में अपने अपने सफलतापूर्वक राज्य स्थापित किए। कहाँ कहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है, किंगडम्स इन कर्नाटक एंड राजस्थान रेस्पेक्टिवली। ऊपर जो फिगर हमने पढ़ी थी ना, उसमें ये दिखाया गया है। अब इसमें क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन, फिर से ये पता नहीं कहाँ से आ जाता, एडमिनिस्ट्रेशन इन किंगडम्स में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, मतलब जो नए राजा बन रहे थे वो, मैनी ऑफ दीज किंग्स अडोप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स, मतलब बहुत भारी भरकम उन्होंने अपने टाइटल्स कर लिए, उपाधि बना ली, जैसे राजाओं के राजा या फिर तीनों भवनों के स्वामी, त्रिभुवन चक्रवर्ती, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, त्रिभुवन चक्रवर्ती, लॉर्ड्स ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स, मतलब तीन भुवनों के स्वामी, ठीक है। ऐसी ये जो मतलब इन्होंने ये नई जो अपने लिए टाइटल बनाए थे ना, ये किसके साथ वो एंजॉय करते थे, इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम्स, ऐसे क्लेम करने के बाद भी दे ऑफन शेयर्ड पावर विद देयर सामंताज, उनके अपने भी सामंताज थे, उनके साथ वो अपनी पावर को एंजॉय करते थे। और जो उनके ट्रेडर्स थे या ब्राह्मण्स थे या पीजेंट्स थे, मतलब उनके जो व्यापारी थे या फिर उनके किसान थे, उनके साथ ये साझेदारी करते थे। ऐसा नहीं था कि वो खुद ही अपने आप को कह रहे हैं और ऐसा उनके पास कुछ भी नहीं है। जैसे राजाओं के पास ये अमीर लोग थे, उनके पास भी ऐसे अपने ब्राह्मण व्यापारी थी, ठीक है। मतलब ऐसा है कि आपको समझाने के लिए मैं बता दूं, जैसे आप हो घर में, ठीक है, आपके पेरेंट्स आपकी मतलब प्रेजेंस से, आपके सपोर्ट से अपने घर में अच्छे से सारा काम करते हैं, ठीक है। आप सब कुछ कहना मानते हैं अपने पेरेंट्स का, तो वो अच्छे से हैंडल करते हैं सब चीज़ों का। अब आप सोचते हो, आपके मन में तो आता है कि जैसे पेरेंट्स सब काम करते हैं ऐसे हम क्लास में करें, क्योंकि आपका एरिया तो वही है। अब वहाँ पे कोई बच्चा ऐसा है कि जिसको संस्कृत अच्छे से आती है या कोई और चीज़ अच्छे से आती है, किसी चीज़ की नॉलेज है, या फिर कोई बच्चा आपको लगता है कि ये मुझे किसी तरह से सपोर्ट करता है, तो आप ऐसा एक ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। तो वो राजा थे, वो बड़े बड़े व्यापारियों को लेते थे। अब ये छोटे राजा बन रहे थे, ये अपने छोटे किसानों को, व्यापारियों को, ब्राह्मणों को, उनके साथ साझेदारी करते थे। समझ आ गया, मतलब वो अपने लेवल पे अच्छा कर रहे थे। अब ये लोग क्या करते थे, वो इन सबको, इन टाइटल्स को एंजॉय तो करते थे। इन ईच ऑफ दीज स्टेट्स, इन स्टेट में क्या होता, रिसोर्सेज वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। अब उनके पास, राजा के पास तो सबसे ज़्यादा पावर होनी चाहिए, ज़्यादा मतलब रिसोर्सेज होने चाहिए। तो वो क्या करते थे, अपने पीजेंट से, अपने किसानों से, कैटल कीपर से जो पशुपालन करते थे, या आर्टिशियंस थे जो मतलब कारीगर थे, उनसे ये चीज़ इकट्ठा करते थे। वो वर ऑफन परस्यूडेड और कंपेल्ड टू
सरेंडर पार्ट ऑफ व्हाट दे प्रोड्यूस, या तो उनको मना लिया जाता था कि भई आप जो पैदा करते हो, जो पैदावार आपकी है, उसका एक हिस्सा आप राजा को दे दो, ठीक है। अगर आप नहीं मानते हो तो आपको फिर फोर्सफुली कहा जाता था, अगर आप नहीं दोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो उनको तो अपनी पावर को मतलब मेंटेन करना है, नहीं तो खत्म हो जाएगा सब कुछ एंजॉय करते करते। समटाइम्स दीज वर क्लेम्ड एज रेंट, मतलब कभी कभी इसको लगान के रूप में भी ले लिया जाता था। और क्या होता था कि जो प्राप्त करने वाला भूस्वामी होता था ना, मतलब क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था, और राजस्व व्यापारियों से भी ले लिया जाता था, मतलब जो ये रेवेन्यू मिलता था ना, ये ट्रेडर से भी लिया जाता था। पहले तो पक्का इनसे तो लिया ही जाता था, जो किसान होते थे, कैटल कीपर्स होते थे, आर्टिशियंस होते थे, लेकिन ये जो व्यापारी हैं उनसे भी लेते थे, क्योंकि उनको तो अपनी पावर को बढ़ाते रहना है, ठीक है। ऐसे ही आपको भी पढ़ते ही रहना है। अगर आप पढ़ते ही नहीं रहोगे ना, तो जो भी नॉलेज आपने गेन की है वो फिर कम होती जाएगी, और पढ़ते जाओगे तो वो ऐड होती जाएगी, ठीक है। तो फिर आगे क्या है, 400 टैक्सेस, 400 कर क्या था यहाँ पे। अब 400 कर क्या था, 400 कर 400 टैक्सेस। तमिलनाडु में जो शासन करते थे ना चोल वंश के राजा, तो उनके अभिलेखों में कई तरह के 400 से ज़्यादा मतलब कर लिए जाते थे, 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते थे, जिसमें जो मतलब वेटी यहाँ भी लिखा हुआ है, रेफर टू मोर देन 400 टर्म्स और डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस। मतलब कोई एक टैक्स नहीं था कि आपको खेती से मिल रहा है तो आप एक टैक्स भरेंगे। मोस्ट फ्रीक्वेंटली मेंशन्ड टैक्स इज वेटी, ठीक है, टेकन नॉट इन कैश बट इन द फॉर्म ऑफ द फोर्स्ड लेबर और कदमाई, ठीक है। उन वेटी का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ पैसा ही देना पड़ेगा। वेटी का मतलब है कि अगर आप पैसा नहीं दे रहे हो तो आपको वहाँ पे जबरन काम करना पड़ेगा, आप वहाँ पे मजदूर की तरह काम करेंगे, ठीक है। कदमई भी कहते हैं इसको, यानी कि भू राजस्व थे, ठीक है, कदमई। और लैंड रेवेन्यू, देयर वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन द दैचिंग the house, the use of ladder to climb palm trees and cess on succession to family property। ये सारे क्या थे एक्चुअली, जैसे आपको समझाने के लिए कि बहुत सारे टैक्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, या तो वेटी होता है मतलब आपको काम करना पड़ेगा, या फिर अगर घर के ऊपर आपने थोड़ा सा बालकनी छोड़ देते हैं ना, ऐसे छज्जे वगैरह डालते हो घर के ऊपर, तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, या फिर आप पेड़ पे चढ़ने के लिए किसी सीढ़ी का इस्तेमाल करते हो तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, या फिर पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकारी आप हासिल करते हो तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे टैक्स थे। और क्या आज इसमें से कोई भी टैक्स वसूल किया जाता है? आपको पता है कि आज क्या कौन सा चल रहा है, क्या कुछ होता है, ठीक है। तो ये आप पता करना। तो आपको समझ आ गया कि किस तरह से वो अपनी पावर को बढ़ाते थे। दीज रिसोर्सेज वर यूज्ड टू फाइनेंस द किंग्स एस्टेब्लिशमेंट। ये मतलब यूज़ किया जाता था इन रिसोर्सेज को, ताकि राजा की जो संसाधन हैं उनको फिर से मजबूत बनाया जाए। एज वेल एज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड फोर्ट्स, जो किले होते थे उनको बनाने के लिए, जो मतलब जो मंदिर होते थे उनको बनाने के लिए, मतलब इन संसाधनों को उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल किया जाता था, जिसने लूट की शक्ल में धन मिलने की और जमीन और व्यापारी मार्गों में प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। मतलब अब देखो यहाँ पे क्या होता है, द फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू वर जनरली रिक्रूटेड फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज। मतलब जो ऐसी फैमिलीज हैं, मतलब कैसी फैमिली कह सकते हैं इनको, प्रभावशाली, मतलब बहुत ज़्यादा जो धनी है या संपत्ति वाले लोग हैं, उनकी फैमिली से ऐसे लोगों को लिया जाता था जो ये रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, जो ये मतलब अपना राजस्व वसूली करेंगे, ठीक है। तो ऐसे लोगों को लेने से क्या फ़ायदा होता था कि एक लोग तो आसानी से दे सकते हैं। अगर कोई गरीब जाके कहेगा कि राजा ने टैक्स मंगवाया आप दे दो, तो क्या दे देगा कोई? तो आप पिटके ही आओगे वहाँ से। तो इन्फ्लुएंशियल फैमिली से लेने का मतलब ये था कि वहाँ पर ज़्यादा जल्दी काम हो जाता था, या फिर बिना मतलब नानुकुर के अगर नहीं भी दे पाते तो वो जाके दोबारा से खुद दे के आएंगे। तो वो हेरिडिटरी भी हो सकता था, मतलब अगर कोई पहले टैक्स वसूल करता है तो उसका बेटा टैक्स वसूल करने जाएगा। दिस वाज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल। ये सिर्फ इसमें ही नहीं था, ये सेना में भी ऐसे ही होता था। कई बार राजा के निकट जो संबंधी थे, उन्हीं के ऐसे ओहदों पे क्लोज रिलेटिव्स जो थे वो ऐसी पोजीशंस को रखते थे, ठीक है। फिर उसके बाद है प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स। भूमि अनुदान क्या था, प्रशस्तियाँ क्या होती थी।
प्रशस्तियों का मतलब क्या होता है कि आपकी प्रेज करना। प्रशस्ति कंटेन डिटेल्स दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू। ऐसी प्रशस्ति में ऐसी चीज़ें होती थी जो कि सच नहीं होती थी, क्योंकि ब्राह्मण क्या करते थे, मतलब ब्राह्मण राजाओं को खुश करते थे, वो ऐसे ऐसे चीज़ें उनको, ऐसे ऐसे नाम उनको देते थे कि वो खुश हो जाते थे। लेकिन इससे प्रशासन में मदद तो मिलती है, ऐसा तो है। मतलब अगर आप किसी को त्रिभुवन का स्वामी बोलेंगे, है ना, तो आप क्या सोचोगे, अरे ये तो बहुत बड़ा राजा है। तो ऐसी ऐसी टर्म्स जो उनको खुश करती थी और उनके राज्य को भी सही चलाने में मदद करती थी, पर वो सच नहीं भी हो सकती थी। यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ये चीजें हमें बताती है कि राजा खुद को कैसा दिखाना चाहते थे। मिसाल के लिए जैसे सूरवीर या विजय योद्धा, है ना, वेलियंट या विक्टोरियस वॉरियर्स, मतलब ऐसे ऐसी टर्म जो उनको बिल्कुल खुश कर दे। अब यहाँ अचीवमेंट्स ऑफ नागभट्टा, ठीक है, जो नागभट्ट थी उनकी उपलब्धियां क्या क्या थी। अब कई जो ऐसी उपलब्धियों का बखान किया गया है यहाँ पे। जैसे संस्कृत में लिखी गई थी ग्वालियर अब कहाँ है, मध्य प्रदेश में है ना। द प्रशस्ति रिटन इन संस्कृत फाउंड इन ग्वालियर मध्य प्रदेश डिस्क्राइब्स द एक्सप्लॉइट्स ऑफ द नागभट्टा प्रतिहारा किंग एज फॉलोज। मतलब उन किंग के बारे में क्या क्या लिखा हुआ था वो इसमें संस्कृत में दिया हुआ था। क्या लिखे गए थे, ये वर्ड्स याद कर लेना आप। ये क्या क्या, कालिंगाज, ये इस तरह से ये लोग इनके आगे क्या हो गए थे, मतलब हार गए थे। जब वो राजकुमार थे, जब वो राजा राजकुमार थे, तब उनके आगे ये सब, उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुग को विजित किया था, ठीक है। उन्होंने बंग, ये मालवा, किरात और ये वत्स राजाओं को भी हराया था। मतलब यहाँ पे इतने बढ़ा चढ़ा के बातें की हुई है, ये सारा यहाँ पे लिखा गया है। अब राजा लोग क्या थे, ब्राह्मणों को जमीन देते थे, उनको कॉपर प्लेट्स पे लिख के देते थे, और वो प्लेट जो है, जो जमीन लेता था उसको दे देते थे ताकि पता चल जाए कि ये जमीन उसकी है। मतलब इस तरह से उनकी प्रेस होती थी या उनको पुरस्कार दिए जाते थे, ठीक है। वॉट वॉज गिवन विद द लैंड्स, जमीन के साथ साथ और क्या क्या दिया जाता था। जैसे चोल राजा थे ना, उन्होंने भूमि दी, साथ साथ में तमिल के मतलब एरिया में ऐसा होता था, ठीक है। दिस वॉज पार्ट ऑफ द तमिल सेक्शन of the land grants given by the Cholas. We have demarcated the boundaries of the land by making earthen embankment as well as by planting thorny bushes. मतलब कांटेदार झाड़ियाँ लगा के हमने उस एरिया को फिक्स कर दिया है। और ऐसी ज़मीन पे मतलब क्या होता है, ये समझ लो, जैसे फलों वाले पेड़ लगा दिए, पानी अच्छे से अवेलेबल करवा दिया, वहाँ की वो ज़मीन है जो बगीचे हैं या फिर बाग है, वहाँ पे पेड़ हैं, कुएँ हैं, खाली जगह है, चरने के लिए जगह है, या फिर गांव है, बॉबी है, ऐसी दलदली ज़मीन है, जैसे अनाज रखने की कोई जगह है, जैसे यहाँ पे मंडियाँ होती हैं, या फिर मछलियों के तालाब हैं, कुछ भी हैं ऐसी चीज़ें जिसे ये भूमि मिलती है, वो कर वसूल कर सकता है। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए मतलब कर को वसूल कर सकता है। अब पान के पत्तों पर भी कर लगता था, बुने हुए कपड़ों पर भी कर लगता था, जो पक्की ईंटों के ऊपरी जो घर बनते थे, कमरे जो बनवाए थे उन पे, या छोटे बड़े कुएं खुदवा सकते थे, पेड़ कांटेदार झाड़ियाँ लगा, कुछ ऐसा, मतलब इस तरह से कर का उन्होंने कर दिया था सिस्टम। अब इसमें से आपने क्या करना है, इसमें से आपने पॉसिबल सोर्सेज इरिगेशन के क्या क्या हो सकते थे जो यहाँ पे लिखे गए हैं, और उनमें से अब डिस्कस करना है कि किस तरह से ये यूज़ हुए होंगे, ठीक है। अनयूजुअली फॉर द 12th सेंचुरी वॉज द लॉन्ग संस्कृत पोएम कंटेनिंग द हिस्ट्री ऑफ किंग हु रूल्ड ओवर कश्मीर। अब कश्मीर में जिस राजा ने मतलब कश्मीर में शासन किया था राजा ने, उनके लिए एक संस्कृत में कविता लिखी गई थी, एक, ठीक है। तो वो पोएम किसने लिखी थी, कश्मीरी जो राजा थे उनके ऊपर, उनका नाम था कल्हन। तो उन्होंने बहुत सारे रिसोर्सेज को यूज़ किया था जब इस पोएम को लिखा था, जिसमें इंस्क्रिप्शंस भी, डॉक्यूमेंट्स भी, और आई विटनेस अकाउंट भी किए थे उन्होंने, और जो पुरानी हिस्ट्री थी उसको भी लिखा था। लेकिन उन्होंने दूसरे राइटर्स की तरह पे प्रशस्तिस को, मतलब जो फेंकने वाली चीज़ें थी, मतलब जो सिर्फ उनको खुश करने वाली चीज़ें थी, ही वॉज ऑफन क्रिटिकल अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिटिक्स। वो हमेशा, ये मतलब एक असाधारण सा ही ग्रंथ था जिसमें आलोचनात्मक रुख दिखाया था, कैसे राजाओं की शासन की, उनकी नीतियों की, मतलब कुछ ज़्यादा प्रेज नहीं की, बस उनको जो विटनेस था, जो हिस्ट्री में लिखा हुआ था, उसको ही उन्होंने इस पोएम में, संस्कृत वाले में लिखा था। किसने लिखा था, कल्हन ने। अब नेक्स्ट पॉइंट है वारफेयर फॉर वेल्थ, मतलब धन के लिए भी युद्ध होता था। यू मे हैव नोटिस्ड दैट ईच ऑफ दीज रूलिंग डायनेस्टीज वाज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक एरिया। ये जितने भी डायनेस्टी थे ना, ये एक स्पेसिफिक एरिया पे थे, लेकिन साथ में एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज। वो चाहते थे कि और भी एरिया उनके अंडर में आए ताकि वो बड़े राजा बन सकें।
अब इस तरह से यहाँ पे एक एरिया था, मतलब गंगा घाटी के कन्नौज पे, ठीक है, कन्नौज था एक एरिया गंगा घाटी के ऊपर। यहाँ पे 3 राजाओं की लड़ाई होती थी, मतलब गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट और पाल वंश के बीच में, ठीक है, पाल डायनेस्टी और गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो ये तीनों लड़ते थे। तो ये 3 पार्टीज को ना एक ट्री पार्टी स्ट्रगल के रूप में, त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जाना जाता है। राजा लोग क्या करते थे, बहुत बड़े बड़े मंदिर बनवाते थे ताकि वो अपनी पावर को, अपने रिसोर्सेज को दिखा सके, ठीक है, लार्ज टेम्पल्स बना के। सो व्हेन दे आर अटैक्ड बाय अनदर अटैक्ड वन अनदर्स किंगडम दे ऑफन चूज टू टारगेट टेम्पल्स। वो क्या करते थे कि जब एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करते थे तो टेम्पल को भी मतलब टारगेट बनाते थे, विच वर समटाइम्स एक्सट्रीमली रिच। कई बार वो टेम्पल क्या होते थे, बहुत धनी होते थे, क्योंकि वहाँ पे मूर्तियाँ ऐसी होती थी सोने की, बहुत मतलब धन लगा होता था। यू विल रीड मोर अबाउट इन दिस चैप्टर नंबर 5, ठीक है, 5 नंबर जो चैप्टर है उसमें आप और भी ज़्यादा इसके बारे में पढ़ेंगे, क्या कैसे एक दूसरे को लूटते थे। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सुल्तान, एन अरेबिक टर्म मीनिंग रूलर। मतलब सुल्तान का मतलब है कि ये एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है शासक, ठीक है, रूलर। वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर ऑफ सुल्तान इज महमूद ऑफ गजनवी, ठीक है, गजनी था अफगानिस्तान का, वो था, उन्होंने रूल किया था 997 से 1030 तक, ठीक है। उन्होंने कंट्रोल किया सेंट्रल एशिया पे, ठीक है, ईरान पे, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो था सब कॉन्टिनेंट का वहाँ पे। ही रेडेड द सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर। उन्होंने क्या किया, हर साल उस सब कॉन्टिनेंट को लूटा, ठीक है। तो उसके निशाने पर कौन था, वेल्दी टेम्पल्स थे, इंक्लूडिंग दैट ऑफ द सोमनाथ। गुजरात में जो सोमनाथ था वहाँ पर भी गजनी ने आक्रमण किया था। मच ऑफ द वेल्थ महमूद कैरिड अवे वॉज यूज्ड टू क्रिएट द स्प्लेंडेड कैपिटल सिटी इन गजनी, ठीक है। तो उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी वैभवशाली, बहुत बढ़िया राजधानी। जो किसने लूटा था, महमूद ने जो धन उठाया था ना, उसका बड़ा हिस्सा गजनी ने एक वैभवशाली राजधानी बनाने में इस्तेमाल किया था। तो सुल्तान था ये कहाँ का, अफगानिस्तान का। उन्होंने कितने लंबे टाइम तक, वो बेस्ट रूलर माना जाता है 997 से लेकर 1030 तक। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी के रूप में सुननी चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, इस पैराग्राफ में लिखा हुआ कि सुल्तान महमूद वाज इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग मोर अबाउट द पीपल ही कॉन्कर्ड। जो जीते गए लोग थे ना महमूद सुल्तान के द्वारा, वो उनके बारे में बहुत सारी बातें जानता था और जानना भी चाहता था। उन्होंने एक अल-बरूनी एक राइटर थे, उनको ये लिखने का काम दिया। अब अल-बरूनी ने क्या किया, अरेबिक वर्क काम किया। उन्होंने किताब उल हिंद में ये सारी चीज़ें लिखी और उन्होंने संस्कृत के जो विद्वान थे उनकी भी मदद ली, ठीक है। अल-बरूनी क्या थे, राइटर थे, और वो किसके अंडर काम कर रहे थे, सुल्तान महमूद के अंडर काम कर रहे थे, लिखने का काम करते थे उनका। फिर उन्होंने क्या किया, किताब उल हिंद भी लिखा था उन्होंने, जो कि इतिहासकार जो होते हैं ना उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये किताब अल हिंद, ठीक है। और अल-बरूनी ने फिर संस्कृत वाले जो विद्वान थे उनकी भी हेल्प ली थी। इस पैराग्राफ में सिर्फ यही लिखा हुआ है। देखो, जो युद्ध करते थे ना उसमें और भी राजा थे, जैसे चाहमान थे जो बाद में चौहान के रूप में इनको रिकॉग्नाइज किया। इन्होंने दिल्ली और अजमेर रीजन को क्या है, आसपास के क्षेत्र को शासन में ले लिया था, मतलब उस पर शासन कर रहे थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार किया, मतलब पूर्व जो एरिया है, पूर्वी एरिया और पश्चिमी एरिया पे भी उन्होंने गुजरात के जो चालुक्य थे ना और पश्चिम उत्तर प्रदेश के गहड़वालों से भी टक्कर ली थी। अब चाहमान जो थे ना, चाहमान के सबसे प्रसिद्ध शासक थे पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय थर्ड थे, जो पृथ्वीराज थर्ड, उन्होंने अफगान के रूलर से, मतलब सुल्तान महमूद जो थे उनको हराया था 1911 में। लेकिन 1191 में उन्होंने हराया था किसको, सुल्तान महमूद को, ठीक है। बाद में ही नेक्स्ट ईयर 1192 में ही वो हार भी गए थे, मतलब हो सकता है कि उनको घमंड हो गया हो या किसी और वजह से। तो 1191 में वो जीते और फिर 92 में वो हार गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप क्या डिस्कस कर सकते हो अच्छे से समझने के लिए कि जो चौहान थे उन्होंने कौन सा एरिया अपना एक्सपेंड करने की कोशिश की थी। अब यहाँ पे है क्लोजर लुक द चोलास। चोलास कहाँ पे थे, यहाँ पे देखो, ये चोलास बिल्कुल दक्षिण में है, यहाँ पे दिखाया गया है, ये वाला है चोलास। चोलास के बारे में क्या बता रहे हैं, चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि उदयपुर से तंजावुर तक, मतलब यहाँ पे उदयपुर है और ये तंजावुर है, ये पूरा दक्षिण का एरिया है। हाउ डिड चोलास राइज टू पावर, चोलास ने अपनी पावर को किस तरह से बढ़ाया, ये बता रहे हैं, ठीक है। तो पहले राजाओं के बारे में भी हमने पढ़ लिया।
अब क्या था यहाँ पे, एक फैमिली के चीफ थे जिनको मुटियार कहते हैं, उनको थोड़ी सी पावर मिली थी कावेरी डेल्टा के, मतलब कावेरी डेल्टा पे उनको थोड़ी सी सत्ता में थे वो, इसलिए मतलब महंत जो थे, महंत समझते हो, राजाओं के जो महंत बनाए थे राजाओं ने। अब उन्होंने कांचीपुरम के पल्लव राजाओं ने उनको महंत बनाया था, ठीक है। उरियार के चोलिया वंश के जो मुखिया थे ना, उन्होंने इस मुटियार को हराया और वहाँ पे अपना कब्जा कर लिया। थोड़े में समझ लो, थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में लिखा है, ठीक है। अब विजाला हु बिलोंगिंग टू द एंशियंट चीफली फैमिली ऑफ द चोलास फ्रॉम, ये क्या है, उरियार, कैप्चर्ड द डेल्टा फ्रॉम मुटियार। उन्होंने उस डेल्टा को, उस मुटियार मतलब जो वो फैमिली का चीफ था, मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी में उन्होंने इसको ले लिया। ही बिल्ट टाउन ऑफ तंजवुर एंड टेम्पल फॉर गॉडनेस को, उन्होंने निशुंभ सुदिनी देवी का एक मंदिर भी बनवाया और वहाँ पे तंजौर शहर की भी स्थापना की, ठीक है। तो मतलब जो वो मुटियार थे, वो किसके, जो पल्लव राजाओं के वो महंत थे, उनको हराकर उस डेल्टा पे कब्जा करके, और फिर जो विजालय थे 9वीं सदी में उन्होंने इस जगह को लेकर वहाँ पे मंदिर बनवा दिया और तंजावुर शहर की स्थापना कर दी। अब यहाँ पे क्या है, सक्सेसर्स ऑफ विजालय कॉन्कर्ड नेबरिंग रीजन्स एंड द किंगडम ग्रू इन साइज एंड पावर। अब क्या हुआ कि जो विजालय थे उन्होंने क्या किया कि अपने आस पड़ोस के एरिया को भी अपने ले लिया, अपने किंगडम को बढ़ाया, किंगडम की साइज को बढ़ाया, उसकी पावर को बढ़ाया। अब पांड्यान एंड पल्लवा टेरिटरीज टू द साउथ एंड नॉर्थ वर मेड पार्ट ऑफ दिस किंगडम। इस तरह से इस किंगडम का ये सारा हिस्सा पार्ट, उसका पार्ट बन गया। अब यहाँ पे है राज राजा वन। राज राजा वन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। राज प्रथम जो थे, ठीक है, वो शक्तिशाली चोल शासक बन गए। फिर 985 में वो राजा बना, फिर उसी ने इसमें से ज़्यादातर क्षेत्रों को अपने काबू में कर लिया। फिर उसने अपने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया, मतलब दोबारा से उसको बना लिया। मतलब पहले तो थोड़े थोड़े एरिया को वो अपने हिस्से में करते रहे, फिर उसका पुनर्गठन कर लिया। मतलब अब मैं इसे अपने तरीके से, मतलब जैसे आपने कोई जगह घेर ली, गांव में कोई ज़मीन है या शहर में कोई ज़मीन है, उसको घेर लिया। अब आप घेर ही चुके हो, आपके अंडर में, आपके कंट्रोल में वो आई गई है, तो आप उसको दोबारा से अच्छे से, यहाँ पे मैं पार्क बनाऊंगा, यहाँ पे मैं वो करूँगा। उस तरह से उस राजा ने भी, किसने, जो राज राजा वन थे, उन्होंने फिर ऑर्गेनाइज किया इस सारे साम्राज्य को। अब क्या लिखा हुआ कि जो राज राजा वन थे, उनका बेटा था राजेंद्र वन, ठीक है। उन्होंने उनकी पॉलिसीज़ को कंटिन्यू रखा। इवन रेज द गंगा वैली, उन्होंने गंगा वैली का क्षेत्र जो था उसको भी बढ़ाया। श्रीलंका एंड कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया डेवलपिंग ए नेवी फॉर दीज एक्सपेंडिशंस। मतलब उन्होंने एक जल सेना बनाई, मतलब एक ऐसी सेना जो पानी में लड़ सके। फिर उन्होंने दक्षिण पूर्व का जो एरिया था वो भी, उन्होंने गंगा घाटी का भी, श्रीलंका का भी, इस तरह से उन्होंने बहुत सारे काम किए और अपने जो फादर की जो पॉलिसीज़ थी उनको कंटिन्यू करा, ठीक है। फिर पढ़ते हैं कि स्प्लेंडिड टेम्पल्स एंड ब्रोंज स्कल्पचर्स, मतलब जो मंदिर थे, बहुत सुंदर सुंदर मंदिर बनवाए। और फिर जो मूर्ति बनवाई थी कांस्य की, ब्रोंज की, वो कैसे थी, द बिग टेम्पल्स ऑफ तंजावर, ठीक है, और गंगईकोंडा चोलापुरम, बिल्ड बाय राजाराज एंड राजेंद्र। जो राजाराज थे और राजेंद्र प्रथम थे, उन्होंने ये चीज़ें बनवाई थी। कहाँ की टेम्पल्स थे, तंजावुरम में और गंगईकोंडा चोलापुरम में। और वहाँ पे क्या था, मूर्तिकला का एक बहुत ही सुंदर, मतलब एक चमत्कार ही था। इतने सुंदर मंदिर बनवाए थे उन्होंने। अब इन मंदिरों की खास बात क्या थी, उन्होंने मंदिर तो बनवा दिए, लेकिन उनकी खास बात क्या थी। चोला टेम्पल्स ऑफन बिकम द न्यूक्लियाई ऑफ सेटलमेंट्स विच ग्रो अराउंड देम। दीज वर सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड टेम्पल्स वर ऑल्सो एंडोड विद लैंड बाय रूलर्स एज वेल एज बाय अदर्स, ठीक है। अब इन मंदिरों की वजह से क्या हुआ कि जो आसपास में बस्तियां बसी, ठीक है, वो भी इनका केंद्र ये मतलब केंद्र बन गया ये मंदिर उन बस्तियों का। फिर जो शिल्प के जो उत्पादन होता था उसका भी यही केंद्र था। फिर ये मंदिर शासकों और जो अन्य लोग थे उनके द्वारा भूमि भी इनको दी गई, ठीक है। जो लोग थे वो मंदिर के नाम भूमि दे देते थे, तो ये मंदिर और ज़्यादा संपन्न हो गए। अब इस भूमि पर की जो उपज थी उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी। मतलब जो भूमि से जो भी आता था तो वहाँ के जो ज्ञाता थे, जो पंडित थे, जो भी थे, उनका खर्चा उठ जाता था इससे। तो जो मंदिर के आसपास रहते थे उनके लिए ये काम करते थे, पुरोहित थे, जैसे मालाकार थे, बावर्ची थे, कोई भी था, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी चीज़ हो गई थी।
अब ये देखिए चोल वंश ने जो मंदिर बनवाया था, ये गंगई कौन सा था, गंगई कोंडा चोलपुरम, गंगई कोंडा चोलपुरम का मंदिर था। इसमें बाहर जो मूर्तियाँ देखो, बाहरी दीवारों पर किस तरह से मूर्तियों के स्कल्पचर्स लगाए गए हैं, बहुत ही सुंदर हैं। ठीक है, तो जो भी काम करते थे यहाँ मंदिरों के आसपास, उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात थी कि उनको बहुत पैसा मिल रहा था, वह अच्छे से उनका गुजारा हो रहा था। अब एक और अच्छी चीज़ जो आज भी होनी चाहिए, ये क्या थी कि जो चोल वंश के राजा थे उन्होंने इन मंदिरों को बनवाया। इसकी वजह से यहाँ पे सिर्फ पूजा पाठ नहीं होती थी, मतलब इस पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है कि तब पूजा पाठ ही नहीं होती थी, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी होती थी, शिल्प के काम होते थे, मतलब क्राफ्ट के, ठीक है, जो जिसमें मूर्तियाँ बनाने का काम होता था, मतलब कांस्य की मूर्तियाँ बनाई जाती थी। ठीक है, वो कांस्य की मूर्तियाँ सिर्फ भगवान की नहीं होती थी, मतलब ज़्यादातर देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ भक्तों की भी होती थी। तो ठीक है, आप समझ गए कि किस तरह से जो इसके पास रहते थे, जैसे पुजारी थे, गार्लैंड मेकर थे, कुक्स थे, स्वीपर्स थे, म्यूजिशियन थे या डांसर थे, उनको फ़ायदा हुआ। In other words, temples were not only praised of places of worship, they were to help, दे वर द हब ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ एज वेल। वो वहाँ पे लोगों को मदद भी कर रहा था, इकोनॉमी भी बढ़ रही थी, सोशल लाइफ भी अच्छी हो रही थी, कल्चर भी अच्छा। तो इस तरह से वो मंदिर सिर्फ एक दिखावे का, पाखंड का ही केंद्र नहीं था। ऑलमोस्ट द क्राफ्ट एसोसिएट विद टेम्पल्स ऑफ मेकिंग ब्रोंज इमेजेस। देखो मैंने बताया ना कि ब्रोंज इमेजेस सिर्फ नहीं बनती थी, बल्कि ब्रोंज इमेज जो थी ना वो बहुत अलग तरह की होती थी, पूरे विश्व में मानी जाती है। चोला ब्रोंज इमेजेस वर कंसिडर्ड अमंग द मोस्ट फाइनेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अमंग्स द फाइनेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार में सबसे ज़्यादा अच्छी होती हैं। वाइल द मोस्ट इमेजेस ऑफ डेटीज, ज़्यादातर तो देवताओं की होती थी, बट कुछ उसमें से डिवोटीज़ की भी होती थी, मतलब जो उनके भक्त होते थे। एग्रीकल्चर और इरिगेशन किस तरह से होता था, तो अब आपको पता होना चाहिए कि चोल वंश के जो मंदिर थे वो किस तरह से थे, वो पूजा पाठ के लिए थे या वो फिर वो आर्थिक, सांस्कृतिक और कल्चरल लाइफ के लिए, मतलब हब ऑफ सोशल और इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ के लिए था। तो मतलब आपको पता होना चाहिए कि तब के मंदिर जो थे वो इन सब चीज़ों के लिए थे, किसके लिए, सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ के लिए। अब देखिए वहाँ का एग्रीकल्चर और इरिगेशन किस तरह से होता था। मैनी ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ द चोलास वर मेड पॉसिबल थ्रू न्यू डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। तब का जो एग्रीकल्चर था ना उसमें काफ़ी सारी डेवलपमेंट हुई थी, तब चोला वंश भी ज़्यादा स्थापित हुए। लुक एट द मैप टू अगेन, दोबारा से मैप को देखना, वहाँ पे देखोगे आपके, नोटिस दैट रिवर कावेरी ब्रांचेज ऑफ इनटू द सेवरल स्मॉल चैनल्स बिफोर एम्प्टिंग इनटू बे ऑफ बंगाल। जो कावेरी नदी है बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले छोटी छोटी नदियों में बढ़ जाती है। अब वो छोटी नदियों में बढ़ जाती है तो उससे क्या फ़ायदा होगा, दी चैनल ओवरफ्लो फ्रीक्वेंटली, ये बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो कर जाते हैं, क्योंकि नदी है ना उसको छोटे में बांटोगे तो भी वो नहीं इतना लोड ले पाएंगे। डिपॉजिटिंग फर्टाइल सोइल ओवर द ऑन द बैंक, अब उसकी वजह से क्या होता है कि फर्टाइल लैंड जमा होती रहती है, फर्टाइल मिट्टी आती रहती है वहाँ पे। वाटर फ्रॉम द चैनल्स ऑल्सो प्रोवाइड द नेसेसिटी मॉइस्चर फॉर एग्रीकल्चर। अब ये जो छोटी छोटी नदियाँ हैं या चैनल्स हैं जो भी, इसकी वजह से मॉइस्चर मिलता रहता है बाकी के आसपास के एग्रीकल्चर को, पर्टिकुलरली कल्टिवेशन ऑफ द राइस। ये जो राइस की खेती होती थी, राइस क्या, चावल की खेती होती थी, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। फिर क्या लिखा है, ऑल्दो एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड अर्लियर इन अदर पार्ट्स ऑफ द तमिलनाडु, बाकी के जो तमिलनाडु के जो एरिया थे वहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप हो चुका था। ओनली वॉज फ्रॉम द 5th and 6th सेंचुरी दैट दिस एरिया वॉज ओपनड अप फॉर लार्ज स्केल कल्टिवेशन। ये 5वीं और 6th सेंचुरी की बात है कि ये ज़्यादातर एरिया लार्ज स्केल पे कल्टिवेट हुआ, मतलब वहाँ पे ज़्यादा खेती हुई। फॉरेस्ट को काटना था, है ना, कुछ एरिया में, और कुछ जो एरिया थी उनको लेवल करना था, मतलब ऊबड़ खाबड़ जो ज़मीन थी, जो डेल्टा थे उनको पे एम्बांकमेंट बनाने थे, मतलब वहाँ पे क्या था, मतलब जो डेल्टा बने हुए थे वहाँ पे बाढ़ ना आ जाए तो तटबंध बनाने थे, वहाँ पे पानी को खेतों तक ले जाने के लिए, वहाँ पे फ्लडिंग को रोकने के लिए और इन सब के लिए नहर बनाई जानी थी। ठीक है, तो ये एक स्कल्पचर दिखाया गया है ब्रोंज का, तो आप देख सकते हो कितना ही सुंदर है। फील्ड तक ले जाने के लिए नदियाँ बनानी थी। मैनी एरियाज 2 क्रॉप्स वर ग्रोन इन द एरिया इन ए ईयर, कई एरिया में एक साल में 2-2 फसलें उगाई जाती थी। तो आपने देखा चोल वंश में क्या क्या हुआ। अब फिर आगे क्या है कि इन मैनी केसेस इट वाज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स
आर्टिफिशियली। कई बार ऐसा था कि मतलब कृत्रिम रूप से, मतलब आर्टिफिशियली वहाँ पे सिंचाई होनी चाहिए। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, फिर बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए कुछ सरोवर बनाए गए। याद रहे कि मतलब सिंचाई का जो काम था ना, उसको योजना से, उसको एक प्री प्लान्ड तरीके से किया जाना चाहिए। जैसे वहाँ पे जो वर्कर्स हैं या फिर उनके किस किस संसाधनों को किस तरह से इस्तेमाल करना है, इन कामों की देखरेख कैसे करनी है, तो पानी का बंटवारा कैसे करना है। ज़्यादातर मतलब जो न्यू रूलर्स थे ना, उन्होंने गाँव में रहने वाले लोगों को इन गतिविधियों के लिए मतलब आगे लाया। ठीक है, उनको मतलब सारा मिलजुल के उन्होंने किया। मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स एज वेल एज विलेज पीपल इन द विलेजेस टूक एन एक्टिव इंटरेस्ट इन दीज एक्टिविटीज़। तो सबने मिलजुल के काम किया, तो यहाँ डेवलपमेंट तो होना है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पायर, साम्राज्य का प्रशासन क्या था। साम्राज्य के प्रशासन से पहले हम देख लें कि हमने एग्रीकल्चर में क्या क्या पढ़ा है। एग्रीकल्चर वहाँ पे आपने नोटिस किया कि कावेरी नदी में जाने से पहले, कावेरी नदी को बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले छोटी छोटी नदियों में तोड़ दिया गया, जिसकी वजह से वहाँ पे पानी ओवरफ्लो हुआ। फिर वहाँ पे फर्टाइल सॉइल डिपॉजिट होने लगी, और फिर चैनल्स जो बनाए थे ना, उनकी वजह से वहाँ पे मॉइस्चर रहा, जिसकी वजह से कल्टिवेशन जो था राइस का वो ईजी हो गया। और जो तमिलनाडु है उसमें वैसे खेती बहुत पहले ही डेवलप हो चुकी थी कई एरिया में, लेकिन 5th सेंचुरी में ये बहुत ज़्यादा स्केल पे कल्टीवेशन होने लगा था। अब फॉरेस्ट को काटा गया, फिर वहाँ पे जो उबड़ खाबड़ ज़मीन थी उसको लेवल में लाया गया, फिर डेल्टा बनाने थे, और फिर वहाँ पे बांधों का निर्माण करना था, नदियों का निर्माण करना था, ताकि जो पानी है वो खेतों तक जा सके। कई केसेस में ऐसा था कि आर्टिफिशियली उनको पानी दिया गया। फिर कई तरीके यूज़ किए गए इरिगेशन के लिए। कुछ एरिया में कुएँ खोदे गए। इन अदर प्लेसेस कई जगह पे मतलब पानी को रखने के लिए टैंक्स बनाए गए कि पानी का जो रेन वाटर है वो पानी हार्वेस्ट किया जाए, स्टोर करके रखा जाए, है ना। तो इस तरह से ये हमारा इरिगेशन का आता है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पायर, जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो ऑर्गेनाइज्ड था। क्या, किस तरह से ऑर्गेनाइज था, ये पढ़ेंगे। सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स नोन एज उर कहते थे, मतलब जो प्रसिद्ध किसान थे ना, किसानों की बस्तियां थी, उनको उर कहते थे। बिकम प्रॉस्पेरस विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर, जो खेती में सिंचाई का काम होता था उसकी वजह से जो समृद्ध हो गए वहाँ पे, ठीक है, पावरफुल हो गए। गाँव के समूह में जो इस तरह के गाँव के जो समूह थे उन्हें नाडू कहते थे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है नाडू। द विलेज काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म्ड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इंक्लूडिंग डिस्पर्स, क्या है ये, डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्सेस। तो जो गांव प्रसिद्ध जो ग्राम परिषद थी या फिर नाडू थे, न्याय करने के लिए या कर लेने के लिए कोई बहुत सारे प्रशासनिक कार्य वो करते थे। अब देखिए लोग किस तरह से बखर मारते हैं। अब वेलाल जाति के लोग थे ना, जो किसान थे, जो धनी थे, उनको केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख के लिए नाडू के सब कामकाज को अच्छा खासा मतलब उन्होंने नियंत्रण किया। किसके, चोल सरकार की देखरेख में। ठीक है, उन्होंने जो फिर क्या किया कि उन्होंने धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुवेंद वेलन, मतलब 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन, या फिर 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला किंग, ए वेलन और पीजेंट सर्विंग 3 किंग्स। उन्होंने अपने आप ही ये मतलब उपाधियां बना ली, जैसी उपाधियां खुद को दे दी, और उन्होंने केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। अब यहाँ पे इंक्रिप्शंस एंड टैक्सेस, मतलब भूमि के किस क्या क्या अरे ये टैक्सेस वाला नहीं, टाइप्स ऑफ लैंड, भूमि के प्रकार क्या क्या थे, हम ये पढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या है, वेलन वगाई या फिर बृहदेव, मतलब ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, या शाला भोग क्या होता है, किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि शाला भोग कहते हैं। ठीक है, अब फिर देखो ये यहाँ पे टर्म लिखी हुई है, ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, ब्रह्मदेवा, शाला भोगा, फिर देवागना। ठीक है, देवदान क्या होता है, मंदिर को दी गई भूमि। फिर पल्ली चंदम, ठीक है, जैन संस्थानों को जो दी गई थी। ठीक है, लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, जैनीज को जो दी गई थी भूमि, उनको ये नाम दिए गए थे। तो यहाँ पे आपने लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने देखा कि इसमें लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों को ना बहुत सारी ज़मीन मिलती थी दक्षिण में। ठीक है, तो ब्राह्मण की बहुत सारी जातियाँ यहाँ पे अस्तित्व में आई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ईच ब्राह्मदेव वॉज लुक्ड आफ्टर बाय एन असेंबली और सभा ऑफ प्रोमिनेंट ब्राह्मणा लैंड होल्डर्स। तो जो प्रत्येक ब्रह्मदेव था उसकी देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ठीक है, ब्रह्मदेव की देखरेख कौन करता था, जो
भूस्वामी ब्राह्मण थे, उनकी सभा इसका देख रेख करती थी। ये सभाएं बहुत ही कुशलतापूर्वक काम करती थी और इनके निर्णय और इनके शिलालेखों में प्राय मंदिर की पत्थर की दीवारों पर या फिर ब्योरावर दर्ज किए जाते थे। ठीक है, नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। यहाँ पे लिखा है एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स नोन एज नगरम ऑल्सो ओकेजनली परफॉर्म्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इन टाउन्स। ठीक है, वो फंक्शंस में वो ऐसे फंक्शंस करते थे, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते थे फंक्शंस में। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है इसमें, यहाँ पे कुछ लॉटरी जैसा, मतलब नेम्स ऑफ द एलिजिबल Names of those eligible to be member of these committees were written in small tickets of palm leaf. palm leaf के ऊपर कुछ नाम लिखे जाते थे। These tickets were put into earthen pot. इन टिकट्स को, मतलब इन palm leaves को फिर एक earthen pot में डाला जाता था, from which a young boy was asked to take out the ticket. एक छोटे बच्चे को फिर वो टिकट बाहर निकालने के लिए दिया जाता था। इस तरह से मतलब जिसका नाम आएगा वही इनमें सब में हिस्सा लेगा एडमिनिस्ट्रेशन के कामों में। ठीक है, तो फिर कौन ऐसा मतलब इन चीज़ों में हिस्सा ले सकता है? इंक्रिप्शंस एंड टैक्सेस, अभिलेख और लिखित सामग्री। ठीक है, टैक्स। ही कुड बी ए मेंबर ऑफ सभा, कौन मेंबर का सभा बन सकता है? हु कुड बी ए मेंबर? दोज who wish to become member of the sabha should be owner of the land from which land revenue is collected. ऐसी ज़मीन का मालिक होना चाहिए जहाँ पे वो कर दे रहा हो। They should have their own homes, उनका अपना घर होना चाहिए, उनकी उम्र 35 से 70 साल होनी चाहिए और उनको वेदास की ज्ञान होना चाहिए, वेद ज्ञाता होना चाहिए। They should be well वर्स्ट इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड ऑनेस्ट, उसको ईमानदार होना चाहिए और ऐसे मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कामों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। मतलब ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि ज़रूरी थी उसे मेंबर बनने के लिए। ये वाला पार्ट है, ये थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर हम पढ़ते हैं चाइना अंडर द तांग डायनेस्टी। चाइना जो तांग वंश था वहाँ पे चीन में किस तरह से था। इन चाइना द एम्पायर वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर द तांग डायनेस्टी विच रिमेन्ड इन पावर फॉर अबाउट 300 ईयर्स। तांग जो वंश था वो 300 साल तक वहाँ पे रहा था। इट्स कैपिटल जियान वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, विजिटेड बाय तर्क्स, ईरानियंस, इंडियंस एंड जापानीज एंड कोरियंस। तो जो इसकी राजधानी थी जियान, वो इन लोगों ने घूमी, किस ने, जहाँ पे मतलब बहुत दुनिया के सबसे बड़े नगर में से एक थी इसकी राजधानी शियान। ठीक है, शियान कहते हैं, जियान बोल रही हूँ इंग्लिश में। तो यह जहाँ पर तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई भी आया करते थे। तांग साम्राज्य जो था ना वो परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। ठीक है, इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। फिर अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ 1911 तक कायम रही, उसके बाद इसको ख़त्म कर दिया गया था। फिर भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित व्यवस्थाओं से यह व्यवस्था किन मायनों में भिन्न थी आपको ये बताना है। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। द तांग एम्पायर वॉज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द bureaucracy required through the examination which was open to all who wishes to appear for it. The system of selecting official remained in place with some changes till 1911. ठीक है, तो ये 1911 तक रही थी, उसके बाद ये ख़त्म हो गई। तो ये चैप्टर होता है हमारा समाप्त। इसके साथ हम शुरू करेंगे इसके एक्सरसाइज। और अगर आपको जल्दी से और कोई चैप्टर चाहिए तो आप मुझे कमेंट पे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइव साइंस कैफे। और जब भी आप वीडियो देखते हो तो थोड़ी स्पीड बढ़ा लिया करो ताकि आपका टाइम बच जाए, क्योंकि हमें समझाने में थोड़ा टाइम लग जाता है और आपको समझने की जल्दी होती है, इसलिए आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर लाइकिंग माई वीडियो।